तो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम मंच हमारा सदा साथियों समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो न केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को करेक्ट करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी फर्स्ट, टीजीटी पीजीटी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो, हिस्ट्री विषय के किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को करेक्ट करने के लिए आप हमारे चैनल फिलर फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर करेंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा फिलर फोरम ऐप का और फिलर फोरम वेबसाइट का। दोनों ही माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हर संडे को टेस्ट सीरीज चलती है फर्स्ट पेपर के लिए, उसमें जो विनर होते हैं उनको गिफ्ट दिया जा रहा है। सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। तो NTA/UGC नेट एक नई वेबसाइट है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। उस पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अपना, और संडे को वहाँ पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट के अंदर जो भी विनर होता है उनको हमारी तरफ से गिफ्ट दिया जाता है। सभी को पता होगा, तो आप लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं और अपना गिफ्ट चाहे तो गिफ्ट, अदरवाइज अपना तैयारी को स्ट्रॉन्गफुली तो कर ही सकते हो। तो पार्टिसिपेट जरूर किया करो ऐसी एक्टिविटी के अंदर साथियों। इससे आपको खुद को पता लगता है कि आप कितने पानी में हो, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आप कहाँ स्टैंड करते हो। हमारी बात समझ में? ठीक है, तो ये तो था इस सिस्टम के बारे में। अब हम देखते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। तो साथियों सबको पता होगा हमारा मॉडर्न इंडिया चल रहा है लास्ट मोमेंट के ऊपर। मॉडर्न इंडिया के अंदर आज का जो हमारा चैप्टर है वो है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे 1932 1930 से लेकर के 1932 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। गोलमेज सम्मेलन बोले तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जिस टेबल के ऊपर बैठ करके कोई भी वार्ता की जाती है तो वो गोल होती है। इसका नाम गोलमेज सम्मेलन क्यों पड़ा? क्योंकि जो टेबल होती है वो रेक्टेंगल इस प्रकार की होती है और यहाँ पर लोग बैठते हैं इस तरफ से, ऐसे बैठ करके चारों तरफ बैठ करके लोग, और काफ़ी बड़ी होती है। समझ रहे हैं बात को? जैसे आपने देखा होगा कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई डिसीजन लिया जाता है तो काफ़ी बड़ा हॉल होता है, उसके अंदर इस तरह की टेबल होती है, उसके चारों तरफ बैठ करके लोग डिस्कशन करते हैं, पॉलिटिशियंस डिस्कशन करते हैं किसी मुद्दे को लेकर के। इसीलिए उस कॉन्फ्रेंस का नाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा गया। ठीक है, आपको हर चीज़ की हिस्ट्री पता होना चाहिए साथियों, याद रखिए मेरी बात को। कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। कल को आप जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे काम करोगे, आपसे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होंगी एजुकेशन सिस्टम की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, और सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है स्टूडेंट्स की। अगर आपको नहीं आता है, नॉलेज नहीं है, आपका खिल्ली उड़ाई जाएगी, आपका मजाक बना लिया जाएगा। इसलिए समय है आपके पास नॉलेज गेन करने का, मैक्सिमम जो हो सकती हो। मेरे पास जो है वो मैं मैक्सिमम देने का प्रयास करता हूँ आप सभी को। उसमें से कितना % आप अचीव कर पाते हो वो निर्भर करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। मैं अपना काम ईमानदार से समय पर कर देता हूँ, यहाँ पढ़ाता हूँ, यहाँ के पास जो बच जाता है तो टेलीग्राम पे चैनल पे डिटेल पोस्ट कर देता हूँ। डाउट क्लियरिंग, कोई डाउट बचता है तो डाउट क्लियरिंग सेशन हर संडे को हमारा होता है। हाँ, संडे के बारे में बता देता हूँ। अब की बार जो संडे आएगा उसमें हमारा जो गूगल मीट नहीं होगी, गूगल मीट के बजाय, गूगल ऐप के बजाय जूम ऐप के ऊपर हमारी मीट होगी। ध्यान दीजिए, तो जूम ऐप प्ले स्टोर पर जाइए, जूम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वेट कीजिए संडे को 9 बजे। संडे को 9 बजे रात हम जूम मीट के ऊपर, जूम ऐप के ऊपर अपनी मीटिंग रखेंगे। गूगल मीट के बजाय जूम मीट पे करके देखते हैं, ये ज़्यादा अच्छा बताते हैं। तो ट्राई करके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो जो भी फिर अच्छा लगे उसी के ऊपर हम आगे थोड़ा चलेंगे। ठीक है, तो जूम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और वेट कीजिए संडे का रात 9 बजे मीटिंग का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, ज़रा देख लेते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932 के बीच में 3 होते हैं साथियों। हाँ, इससे पहले थोड़ा इसके डिटेल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्या होता है साइमन कमीशन 1927 के बाद में, 1928 के बाद में रिकमेंडेशंस देता है अपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, तो उसके आधार पर इंडिया के वायसराय इरविन और PM मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड रैमजे मैकडोनाल्ड,
उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड होते हैं उनका नाम होता है रैमजे मैकडोनाल्ड, MCD, मैकडी लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। मैकडोनाल्ड होते हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि इंग्लैंड के PM होते हैं। और भारत के लीडर जो वायसराय होते हैं तत्कालीन, वो होते हैं इरविन। ये दोनों मिल करके, चूंकि साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस अपर्याप्त होती है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहिष्कार कर दिया था, तो उसकी अपर्याप्त होती है, तो ये दोनों लोग मिल करके, भारत का वायसराय और इंग्लैंड का PM मिल करके डायरेक्ट इंडिया के लोगों से एक कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, एक बातचीत करना चाहते हैं, कोई वार्ता करना चाहते हैं। तो इन्होंने आयोजित की थी फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। क्यों किया गया था, कहाँ किया गया था, किस वजह से किया गया था, क्या क्या उसके डिसीजन रहे थे, सारी चीज़ें आपने देखनी है। ठीक है, तो पहला साइमन कमीशन के आधार के ऊपर पर्याप्त होती है उनकी रिकमेंडेशंस, तो उसके बाद में फिर ये गोलमेज सम्मेलन बुलाने का आयोजन करते हैं। कौन? वायसराय इरविन और PM, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंग्लैंड के, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो होता था वो होता है 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 के, ये लगभग 2 महीने तक ये चलता है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री के अंदर साथियों, डेट के ऊपर आपका फोकस हमेशा रहना चाहिए। जैसे गोलमेज सम्मेलन बताया जाता है, पहला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए डेट। पहला मोटा मोटा भी अगर ये डे और मंथ भी अगर आप ना काउंट कर सको, तो कम से कम ये ईयर, साल आपको जरूर याद होना चाहिए। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 के अंदर हुआ था। एग्जैक्ट डेट मैंने लिख दी है, ये आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? तो गोलमेज सम्मेलन पहला आयोजित होता है इंग्लैंड के लंदन में, इंग्लैंड की राजधानी लंदन के अंदर आयोजित होता है। उसमें कांग्रेस बहिष्कार कर देती है उसका। उस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस और गांधी जी और कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि उसमें भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो कांग्रेस और व्यापारिक संगठन उसका कर देते हैं बहिष्कार, उसमें भाग लेने से इनकार कर देते हैं। और उसमें भाग कौन कौन लेता है? मुस्लिम लीग भाग लेती है, हिंदू महासभा भाग लेती है, उदारवादी कुछ नेता उसमें भाग लेते हैं, और राज्य रजवाड़े भी उसमें कुछ भाग लेते हैं, अपॉइंटी जो होते हैं एक प्रकार से आप कह सकते हो। तो चूंकि भारत का सबसे बड़ा दल कांग्रेस होता है और कांग्रेस उसके अंदर भाग नहीं ले पाता, तो उसका कोई खास मतलब नहीं निकल पाता उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, ये तो ये हो गया, हमारी तरफ से ये लोग भाग लेते हैं। ब्रिटिशर्स में 3 दल भाग लेते हैं, ब्रिटिश के 3 ब्रिटिश दल भाग लेते हैं इसके अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज भाग लेती हैं। कौन कौन सी? एक तो लिबरल पार्टी, उदारवादी लोग, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। ये 3 दल उसमें भाग लेते हैं, उसमें अपने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देते हैं वहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, और भारत की इधर से हमारे इंडिया से कौन कौन वो लेते हैं? ब्रिटिश भारत का सरकार का प्रतिनिधि भाग लेता है। ब्रिटिश भारत होता है, भारत सरकार, उस समय की ब्रिटिश भारत सरकार अपनी तरफ से अपने एजेंट नियुक्त करती है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने फेवर वाले लोगों को अपॉइंट करेगी ना। अरे बात समझ गए? ब्रिटिश सरकार ने अपने कुछ एजेंट अपॉइंट कर दिए, अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव, अपने कुछ प्रतिनिधि भेजिए वहां पर, जो उनके फेवर में थे। किनके फेवर में? ब्रिटिशर्स के फेवर में थे। रहते इंडिया के अंदर, जैसे कि इंडिया के अंदर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, तो सिख रेजिमेंट, माफ़ कीजिएगा मुझे, आई एम सॉरी फॉर दैट, सिख रेजिमेंट ने क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। याद दीजिए मेरी बात को साथियों। ना पंजाब का क्या बोलते हैं राजघराना, हरियाणा जींद का राजघराना, हैदराबाद का नवाब, ठीक है, जूनागढ़ गुजरात का नवाब, ये राजा जो थे इन्होंने गद्दारी की थी देश के साथ में और अंग्रेजों का साथ दिया था। आई बात समझ में? रहते इंडिया के अंदर थे लेकिन साथ दिया था ब्रिटिशर्स का, इसलिए ब्रिटिशर्स ने उनको खास रियायतें दी थी। ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ लोगों को भेजा था उन्होंने, ब्रिटिश भारत सरकार ने अपने कुछ प्रतिनिधि को भेजा, और राज्य और रजवाड़ों ने भाग लिया। राज्य जो लोकल यहाँ के राज्य थे, रजवाड़े थे, छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था समाज, आप सबको पता है, हिस्ट्री स्टूडेंट हो, स्टार्टिंग स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हो, ये बातें कोई खास है नहीं इसमें। तो उन्होंने अपने राजकुमार या अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे, प्रतिनिधि
भेजे थे, अपॉइंट किए थे, तो वो लोग वहाँ पर गए थे। चूँकि गांधी जी नहीं गए थे इसके अंदर, और ना ही जो सबसे बड़ा दल था उस समय तत्कालीन भारत का, जो कि कांग्रेस पार्टी थी, जिसके ऊपर सर्वे सर्वा था जो कि भारत का, उन्होंने भाग लेने इनकार कर दिया था, तो इसका कोई भी वो रिजल्ट नहीं निकला और ये ख़त्म हो जाता है गोलमेज सम्मेलन। क्यों? क्योंकि सभी अपना अपना डफली, अपना अपना राग, हमारे देहात में कहावत है कि अपने अपनी डफली और अपना अपना राग, यानी कि अपने अपने छोटे 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 हितों के लिए सभी ने अपने अपनी पैरवी की थी, तो इसका कुछ खास रिजल्ट नहीं, तो ये फिर बिना किसी घोषणा के कैंसिल हो गया। पहला हो गया, पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया, डिटेल पता लग गया आप सभी को। अब दूसरा देखते हैं, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इसमें क्या हुआ, ये किया गया साथियों 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1932 के बीच में ये चला था। ठीक है, तो ये यहां पर चला था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 11 आएगा भैया, ये गलत है, ये 11 आएगा। सात नवंबर है यहाँ पे, ये थोड़ा ये ठीक करना साथियों, ये थोड़ा डिटेल ठीक करना इसको। ठीक है, 7 नवंबर होना चाहिए। ठीक है, 7 नवंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932 के बीच में ये चला था। यहाँ पर इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। जब गांधी जी यहाँ से निकले थे, उस एक पानी के जहाज के ऊपर बैठ करके निकले, उनके साथ थे महादेव देसाई, ध्यान दीजिए महादेव देसाई, और उस जिस पानी के जहाज के ऊपर हो गए थे उसका नाम था राजपुताना। उस पानी के वाटरशिप का नाम था राजपुताना। फ्लाइट से तो गए नहीं थे, पानी के जहाज से गए थे, तो उस जहाज का नाम था राजपुताना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो फैक्ट इसलिए बता रहा हूँ आपको। राजपुताना नामक जहाज से गए थे, साथ में महादेव देसाई गए थे, उनके साथ में पंडित मदन मोहन मालवीय गए थे गांधी जी के साथ में, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और डी गांधी गए थे, और जी बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला, ये वही बिड़ला है जिसे कहते हैं टाटा बिड़ला अंबानी, तो वही बिड़ला है जो कि बाद में आदित्य बिड़ला इन्हीं के वंशज थे, और आज की आइडिया कंपनी बिरला सीमेंट उसी खानदान की है। ठीक है, तो वही बिड़ला जो बिजनेसमैन थे वो, और एक महिला थी, का नाम था मीरा बेन, गुजरात की थी। बेन मतलब महिला, बहन, गुजरात की भाषा में बहन को बेन बोलते हैं, पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये कुछ लोग, चुनिंदा लोग कांग्रेस की तरफ से गांधी जी के साथ में गए थे वहाँ पे भाग लेने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि कुछ रूढ़िवादी लोग थे साथ ही वहाँ पर, ब्रिटेन के अंदर कुछ रूढ़िवादी सांप्रदायवादी लोगों का वर्चस्व था उस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। रूढ़िवादी, सांप्रदायिकवादी और ब्रिटिशर्स के राजभक्त लोगों का जमावड़ा था। ब्रिटिशर्स के चाटुकार कह सकते हैं आप एक प्रकार से, ब्रिटिशर के चाटुकार लोगों का जमावड़ा था उसमें, तो इसलिए इससे भी इसका कुछ खास रिजल्ट निकल करके नहीं आया। ठीक, और वहाँ पर अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठा, अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठा, मुस्लिम लीग ने अपना माइनॉरिटी को माना। डॉक्टर BR अम्बेडकर एकमात्र ऐसे प्रतिनिधि थे, मेन लीडर थे दलितों के, जिन्होंने कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर भाग लिया था। नेट का आया वो क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठा। यहाँ पर क्या हुआ कि रजवाड़ों ने अपना क्या बोलते हैं राज्य सिक्योर करना चाहा, मना कर दिया कि हम संघ के अंदर शामिल नहीं होना चाहेंगे। कुछ रजवाड़े मान गए थे कि हम एक भारत संघ बनाएंगे, डोमिनियन स्टेट बनाएंगे, उसमें हम शामिल अपने राज्य को, भारत पूरा राष्ट्र जब बनेगा, संघ बनेगा, उसमें हम मिल जाएंगे। लेकिन कुछ रजवाड़ों ने अब नहीं, हम नहीं बनना चाहेंगे, मना कर दिया। एक दूसरा, अल्पसंख्यक लोगों ने, मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें अलग से निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, हमारे हितों की रक्षा के लिए हमें अलग से सीटें चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलितों और वंचितों के लिए अलग से सीटों का प्रावधान किया इसमें। तो इस वजह से ये फेल हो गया, कुछ खास इसमें हासिल नहीं हो पाया। ठीक है, और लास्ट में रैमजी मैकडोनाल्ड जो थे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे ब्रिटेन के, उन्होंने घोषणा की कुछ चीज़ों की, क्या कि सीमांत प्रांत और सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत यानी कि आज का बलोचिस्तान और सिंध प्रांत, अलग मुस्लिम बहुल क्षेत्र के नाम पर अलग अलग मुस्लिम प्रांत बना दिए। उन्होंने घोषणा कर दी कि हम ये काम करेंगे। क्या करेंगे? एक तो सीमांत प्रांत को अलग से मुस्लिम क्षेत्र बनाएंगे, और सिंध को मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इस वजह से इनको मुस्लिम, क्योंकि ये मुस्लिम लीग की डिमांड थी।
इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको, सभी अवज्ञा आंदोलन के अंदर क्या क्या चला था मामला, वो सारा। तो उनकी डिमांड, तो ब्रिटिश ने उनकी डिमांड को देखते हुए, देखिए क्या होता है साथियों कि ब्रिटिश का काम था डिवाइड एंड रूल, और मुस्लिम्स उसके झांसे में आ जाते थे। तो मुस्लिम्स को वो अपनी तरफ खींच करके उनकी मांगों को फुलफिल करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा देते थे, खुश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। आज भी, और उसके बाद की सरकारों ने भी यही पैटर्न डेवलप किया। इसी कारण साथियों, माफ़ कीजिएगा मुझे कहते हुए दुख होता है कि मुस्लिम्स हमारे भाई जो हैं समाज से धीरे धीरे करके पिछड़ते चले गए, और फ़ायदा उठाया धर्म के ठेकेदारों ने उनका, बेचारे मुस्लिम्स का। उनको एजुकेशन, उनको एक वोट बैंक की तरह सिक्योर करके रखा गया कि हम तुम्हारे लिए हैं लीडर, तुम हमें वोट देना, तुम्हारे प्रतिनिधित्व तो हम करेंगे पार्लियामेंट में, तुम्हारे लिए हम करेंगे। और मौलाना मुल्ले काजी, ये जो धार्मिक समुदाय के लोग थे, इनका प्रभाव जो है मुस्लिम समाज में साथियों आज भी अगर आप देखो बहुत ज़्यादा है। इनकी उलेमा वर्गों की बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं। क्यों? एजुकेशन का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है अभी भी हमारा समाज, मुस्लिम भाई बहन हमारे तो इस मामले में थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं, मानना पड़ेगा। हरियाणा के अंदर आप जाइए, मेवात के अंदर कितना बुरा हाल है, कोई एजुकेशन नहीं है। बहुत से लोग लीडर आए गए, मस्जिदों में, मदरसों में जो धार्मिक शिक्षा के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर उनको धार्मिक शिक्षा थोड़ी बहुत दी जाती है। लड़कियां तो भूल ही जाओ, कॉलेज तो स्कूल तक ही सीमित रह गई बेचारी। कॉलेज में तो चुनिंदा लड़कियों में आती हैं, कुछ जो सौभाग्यशाली हो पाते हैं, उनकी फैमिली सपोर्ट करते हैं, वही आ पाती हैं, अदरवाइज नहीं है। आप सब समझदार हो, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स ने उनको किया क्या कि सीमांत प्रांत की गठन कर दिया, एक उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत बलूचिस्तान आदि का, आज का बलूचिस्तान, और सिंध प्रांत को अलग बना दिया गया मुस्लिम बहुल क्षेत्र के नाम पे। और भारतीय सलाहकार परिषद की समिति गठित की गई, एक भारतीय सलाहकार परिषद की समिति गठित की गई। और क्या किया, 3 विशेषज्ञों की समिति गठित की, जिनमें से कि एक वित्त मंत्रालय था, ऐसे 2-3 वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इस तरह से करके 3 विशेषज्ञों की समिति गठित की गई उन क्षेत्रों में काम करने के लिए, ठीक है। और आगे क्या हुआ, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई यहाँ पर कि अगर सर्वसम्मति से किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं होता है तो ब्रिटिश सरकार जो है सांप्रदायिक निर्णय बोल तो कम्युनल अवार्ड, कम्युनल पंचायत, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करेगी कि अलग अलग अल्पसंख्यक, अलग अलग डिवाइडेशन का और अलग अलग अल्पसंख्यकों को, इस क्या दलित समाज के लोगों को अलग अलग प्रतिनिधित्व देगी सरकार के अंदर। जिसके खिलाफ थे गांधी जी इसके बहुत खिलाफ, वो चाहते थे कि सभी लोग को वो मिलकर के एक देश, एक कानून, एक झंडा बने। मुस्लिम्स लेकिन अपना हितों की रक्षा करना चाहते थे, दलित अपने हितों की रक्षा करना चाहते थे। दलितों के सबसे बड़े लीडर उस समय तत्काल थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और उनका कहना ज़्यादातर मामलों में वो ठीक थे। 60 से 80% मांग उनकी, मैं सहमत हूँ पर्सनली उनकी मांगों से, उस समय की मांगों से। क्यों? क्योंकि दलितों को ऊपर बहुत बुरा अत्याचार होता था, उनको राइट्स नहीं थे, इक्वलिटी। हाँ, बेसिक हमारा कानून साथ इक्वलिटी का राइट देता है, लेकिन आज भी आप अगर समाज के अंदर देखोगे तो निम्न लोग हैं जो सब समझदार हो, आप लोग ज़्यादा ठीक नहीं है, ठीक है ना। हमारे समाज के दबे कुछ लोगों को इक्वलिटी नहीं है। बताओ, एक आदमी की हत्या कर दी यार, मूंछ रखने के ऊपर, उत्तर प्रदेश की घटना है। दलित समाज के लड़के ने मूंछ रख ली, उसको मर्डर कर दिया। आप पता नहीं कितने सच है कितना झूठ है। एक को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया गया, शादी के अंदर घोड़ी पर बारात की निकासी नहीं निकालने दी गई। क्या यार, राजपूतों का गांव था, दलित समाज के लोगों को नहीं निकाल लेते, क्या यार। लिखने में तो हम बराबर है, कहने में तो हम बराबर है सब, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल में तो नहीं हो रहा साथी। वो चीज़ें प्रैक्टिकल में थोड़ी ना हो रही है, समाज तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा उन चीज़ों को। काहे की आज़ादी फिर? ऐसे ही इंटरकास्ट मैरिज कर लो, सब चाहते हैं कर लो, लेकिन दलित समाज के लोगों के साथ कौन करेगा इंटरकास्ट मैरिज? आप करके देख लीजिए। हाँ, दलित समाज का लड़का, दलित समाज की लड़की को तो लेना चाहेंगे सब, लेकिन अगर सवर्ण कास्ट की लड़की है और दलित समाज के लड़के ने अगर लव मैरिज कर ली तो भाई साहब बवाल हो जाते हैं, होते नहीं होते। अभी हुआ हैदराबाद में, हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की के साथ लव मैरिज कर ली उन्होंने, आर्य समाज के लोगों ने करवा दी। 2 दिन के अंदर उस लड़के का राम नाम सत्य कर दिया भाई साहब उनके घरवालों, लड़की घरवालों ने। किसका क्या बिगड़ा? एक माँ का बेटा मर गया। समाज वही इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लायक अभी भी हमारा नहीं बन पाया साथियों। चाहे आप उसको किसी भी रूप में ले लीजिए, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है, आगे क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन, अच्छा ये उन्होंने घोषणा कर दी, भारत सरकार परिषद की घोषणा कर दी और सांप्रदायिक निर्णय का की घोषणा की, हम ये करेंगे, ठीक है। ये बीच में से कुछ खास नहीं निकल करके आया, गांधी जी वापस आ गए। फिर क्या हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन फिर बुलाया गया, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 के बीच में ये राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इस टाइम तक चली, ठीक है। और इसमें गांधी जी ने और कांग्रेस ने भाग लेने से मना कर दिया, गांधी जी ने और कांग्रेस ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया। गांधी जी एकमात्र सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था गांधी जी ने, ना फर्स्ट में लिया था और ना ही थर्ड में लिया था, सेकंड में लिया था खाली ध्यान दीजिए, ठीक है। और फिर इसके में भी कुछ खास निकल कर नहीं आया, क्योंकि गांधी जी को मेन थे यार लीडर, कांग्रेस मेन पार्टी थी, तो इसमें कोई खास निकल कर नहीं आया। तो लास्ट में उन्होंने अनुशंसाएं कर दी, ब्रिटिशर्स ने रिकमेंडेशंस दे दी, अनुशंसा कर दी मतलब रिकमेंडेशंस दे दी, क्या कि हम ये काम करेंगे, क्या क्या करेंगे। 1933 का श्वेत पत्र लेकर के आए वो, उन्होंने 1933 के श्वेत अपने घोषणा श्वेत पत्र के माध्यम से जारी की, और जो कि बाद में आधार बनी थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम की, थर्ड गोलमेज सम्मेलन की जो कुछ मेन बात थी ना साथियों, उसी के आधार पर 1935 का एक्ट बना था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक्ट इसी पे बना था। 1933 के अंदर जो समिति बनाई गई थी, क्या बोलते हैं 1933 में जो श्वेत पत्र लागू किया गया था, उसके बाद समिति बनी थी, समिति के आधार पर 1935 पे एक्ट बना गया था। आगे बात समझ में, इसकी डिटेल क्या क्या हुआ था वो मैं पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आपने देख लेना, ठीक है। आगे क्या हुआ, अच्छा हाँ, ये तो कुछ खास हासिल हुआ नहीं इनके अंदर, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ हासिल नहीं हुआ। तो फिर आगे क्या हुआ, महात्मा गांधी ने वहाँ से आने के बाद में सेकंड क्या बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन में आने के बाद में इन्होंने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। क्यों, क्योंकि इससे पहले जब गांधी जी और उसमें समझौता होता है वायसराय के बीच में, तो तभी वो मानते, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन तो पहले चल रहा था, 1930 में स्टार्ट हो गया था दांडी मार्च, जैसे मैंने बताया लास्ट वीडियो में आपको, ठीक है। तो सरकार में गांधी जी में एग्रीमेंट हुआ था कि गोलमेज सम्मेलन हम आपके बीच में कुछ डिस्कशन करेंगे, तो ये हुए थे, इनसे कुछ खाली हासिल हो नहीं पाया, तो गांधी जी ने आकर के दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू कर दिया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने डिसीजन लिया था, कब लिया था, 29/12/1931 के अंदर CWC बोले तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करने का निर्णय ले लिया था, ठीक है। अब आगे क्या आता है कि 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। और अध्यादेश जारी किए गए बहुत सारे, जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया तो विरोध शुरू हो गया ब्रिटिशर्स का, विरोध से लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया, तो ब्रिटिश सरकार ने सेना को और पुलिस को ज़्यादा राइट्स देने के लिए कई अध्यादेश पारित किए लगातार, कि भाई आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन आंदोलन को दबाओ, पुलिस प्रशासन को ज़्यादा राइट्स दे दिए गए। तो उन्होंने दमन किया आंदोलन का, लाठीचार्ज किया, तोड़ा फोड़ किया, संपत्ति कुर्क कर ली, 80,000 ज़्यादा लोगों को उठा करके जेल में ठोक दिया, इस प्रकार की घटनाएं घटी। और क्या हुआ, संपत्ति जब्त कर ली, संपत्ति कुर्क कर ली, और प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, प्रिंटिंग प्रेस पे बैन लगा दिए गए, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, राष्ट्र हित में जो भी पब्लिश होता था उनके ऊपर बैन लगा दिया गया, राष्ट्रहित सामग्री जो भी पब्लिश होती थी, लिटरेचर जो भी था वो सारा बैन कर दिया। तो ये हमारे तीनों गोलमेज सम्मेलन यहाँ पे हो गए हैं, थोड़ा सा और बचा है वो भी देखेंगे हम इसके बारे में। तो यहाँ तक का ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, यहाँ तक की कोई बात समझ में ना आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद यहाँ आगे चलेंगे, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा पानी लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये हो चुका हमारा साथियों, अब हम ये पोर्शन देखेंगे इसमें। अब बात आती है कम्युनल अवार्ड की, सांप्रदायिक निर्णय, सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल पंचाट बोल देते हैं इसको, या कम्युनल अवार्ड बोल देते हैं इसको। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ मिलाने के लिए कुछ घोषणाएं की,
कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। कब की? 16 अगस्त 1932 में। 16 अगस्त 1932 में यहाँ पर क्या हुआ साथियों कि साइमन कमीशन को ये समझाने में सफल हो गए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कि हमें जो है दलित समाज के लोगों को संपूर्ण हिंदू समाज में ना के साथ जोड़ करके ना देखा जाए, दलित और वंचित समाज जो है उसको अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाए उनके लिए। क्यों? क्योंकि समाज उनको अभी एडजस्ट करने में दिक्कत है, यानी कि संपूर्ण हिंदू समाज के लोग उनको हिंदू नहीं मानते हैं। बात भी सही है। समझ जाती है कहाँ अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं, उनको नीचा माना जाता है, अछूत माना जाता है उनको, तो उनका भेदभाव किया जाता है, आज भी किया जाता है, चाहे किसी भी एंगल पे कर ले जाए आप सबको पता है इस चीज़ का। गांधी जी नहीं चाह रहे थे, गांधी चाह रहे थे कि पूरा देश एक ही सिस्टम से चले। कहाँ संभव है यार बताओ। उस समय की नीड थी रिजर्वेशन, तो उस रिजर्वेशन की वजह से दलित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के माध्यम से कम्युनल अवार्ड की घोषणा की और दलितों को 78 सीटें दी गई। दलित समाज के लोगों को लिए 78 सीटें रिजर्व की गई उनके लिए, ठीक है, पर क्या बोलते हैं आपके प्रांतीय विधानसभाओं के अंदर। और आगे क्या हुआ, अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया गया। अल्पसंख्यक बोले तो माइनॉरिटी बोले तो मुस्लिम समाज के लोग, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन की गई, सीटों का रिजर्वेशन किया गया। और फिर आगे क्या हुआ, 20 सितंबर 1932 से गांधी जी ने इसका विरोध शुरू कर दिया और आमरण अनशन पर बैठ गए गांधी जी। 4 दिन तक उन्होंने आमरण अनशन किया कि मैं तो खिलाफ हूँ इसको, और पूना के अंदर बैठ गए वो गांधी जी इसके खिलाफ। अब दलित समाज से जुड़े विद्वान ये कहते हैं कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि दलितों को उनका हक मिले। गांधी जी ब्रिलियंट आदमी थे भाई साहब, नहीं? खैर क्या हुआ कि गांधी जी ने विरोध कर दिया और आमरण अनशन पर बैठ गए। 4 दिन तक वो आमरण अनशन पर बैठे रहे। फिर बाद में दोनों में होता है समझौता। किसमें? गांधी जी में और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में। लोगों का प्रेशर आ जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर कि या तो आप इसे सुलझा लीजिए, नहीं तो हम वो कर देंगे। तो अकेला आदमी बेचारा कब तक झेलेगा? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा ठीक है, हम बैठ कर बातचीत करते हैं। और वो बात करके उनसे बातचीत की, फ्रूट का जूस पिलाया उनको, गांधी जी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ध्यान दीजिए मेरी बात का, जूस पिलाया और तब जो उनका आमरण अनशन खत्म करवाया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। कोई नहीं बताएगा आपको ये बात, नहीं तो गांधी जी चल बसते, टंटा खत्म हो जाता उसी समय गांधी जी का, ठीक है। तो दोनों के बीच में समझौता होता है और उस समझौते को कहा गया पूना पैक्ट, पूना समझौता या पूना पैक्ट, जो कि हुआ था 24 सितंबर 1932। ये ध्यान दे रहे हैं डेट आप? 20 सितंबर को इन्होंने आमरण अनशन कर दिया था और 24 सितंबर को ये दोनों के बीच में समझौता हो गया था। उसको कहा गया पूना एक्ट, पूना पैक्ट या पूना एग्रीमेंट या पूना समझौता, ठीक है। क्या हुआ इसमें? पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को हटा दिया कि अलग से आपको सीटों का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिया जाएगा आपको। संयुक्त निर्वाचन के माध्यम से इलेक्शन होंगे, सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी, लेकिन क्षेत्र अलग से कि उस क्षेत्र के ऊपर केवल माइनॉरिटी लड़े या दलित समाज के लोग लड़े इलेक्शन, ऐसा नहीं होगा, सीटें मिल जाएंगी आपको। ये कहा कि उन्होंने डॉक्टर गांधी जी ने कहा और बी आर अम्बेडकर को इनकी बात माननी पड़ी। और प्रांतीय विधानमंडलों में यहाँ पर थी 78 सीटें और यहाँ पर मिली इन्हें 147 सीटें। प्रांतीय विधानमंडलों में, प्रांतीय समितियों में है, आज के जो स्टेट असेंबलीज हैं, विधानसभा है ना, हर स्टेट के अपनी एक विधानसभा होती है, उसमें पार्लियामेंट, उसमें आपके MLA चूज किए जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर, हरियाणा विधानसभा के अंदर 90 सीटें हैं, हरियाणा विधानसभा की 90 सीटें हैं और हरियाणा प्रांत के अंदर लोकसभा की 9 सीटें हैं। तो जरा बताइए, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग बताएंगे अब कि उनके प्रांत में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितनी विधानसभा की सीटें हैं। हमारे हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीटें मतलब जब प्रधानमंत्री के इलेक्शन होते हैं तो हमारे हरियाणा के अंदर उनकी 9 सीटें हैं केवल। और लोकसभा की विधानसभा की जब स्टेट के चीफ मिनिस्टर के जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर 90 सीटें हैं, उनको बोलते हैं विधानसभा की सीटें, जो जिनके ऊपर की जिनके एक लीडर कहलाते हैं MLA, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ असेंबली, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली MLA प्रांतीय विधानसभा में, और MP मिनिस्टर ऑफ द पार्लियामेंट कहलाते हैं स्टेट आपका सेंट्रल लेवल पे।
जो कि निर्माण करते हैं लोकसभा का, और जब इलेक्शन होते हैं और जो बनाते हैं पीएम को। आई बात समझ में? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इन हिस्ट्री, ये इकट्ठा चलेगा आपका, तीनों एक साथ चल रहा है मामला हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें टाइम लगा रहा हूँ मैं। और ये आपके प्रैक्टिकल तुरंत जस्ट काम आने वाली चीज़ें हैं, इसलिए अच्छे से देख लीजिए इसको। सबसे ज़्यादा लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं आपके उत्तर प्रदेश में। तो देखते जरा कितने लोग बता पाते। जो जिस प्रांत से लोग बिलोंग करते हैं वो सभी लोग बताएंगे कि उनके प्रांत के अंदर, उनके स्टेट के अंदर कितनी लोकसभा की सीटें और कितनी विधानसभा की सीटें हैं। मैंने बता दी, हरियाणा का मैं हूँ। हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर जहाँ जिससे कि निर्माण होता है जिसका कि, और सेंट्रल लेवल के ऊपर लोकसभा की सीटें केवल 9, जिसके की लीडर कहलाते हैं एमपी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, और मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ असेंबली, एमएलए। एमपी सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एमएलए, सांसद और विधायक। एमपी मतलब सांसद और एमएलए मतलब विधायक। पता होना चाहिए आप सारों को, सभी को। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पर कि प्रांतों के में इनको 147 विधानसभा की सीटें दे दी गई और इनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई। इनके लिए हो गया। इसका इफेक्ट क्या पड़ा दलित समाज के लोगों के ऊपर? समाज के ऊपर जो पूना पैक्ट हुआ, इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका इफेक्ट क्या पड़ा साथियों कि कुछ दलित लीडर, कुछ जहाँ पर मान लीजिए कि एक हमारे जब मान लीजिए किसी एक क्षेत्र के ऊपर एक किसी एमएलए को सीट रिजर्व है, वहाँ से दलित समाज का कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ना है, तो बाहुबली लोग, जो प्रभावशाली लोग क्या करते थे कि अपना एक दलित समाज का अपॉइंटी खड़ा कर देते थे। अपना मतलब कठपुतली के तौर पे कि भाई नाम तो रहेगा ये दलित समाज का लोग का ही, क्योंकि सीट रिजर्व है, उन्हीं का कोई बंदा लड़ सकता है ये इलेक्शन इसके ऊपर, इस सीट के ऊपर। लेकिन उसके बैक से सवर्ण समाज के लोग उसके प्रेशर डालते थे उसके ऊपर कि भाई नाम तेरा रहेगा, काम हम करेंगे तेरे पीछे से, सपोर्ट तेरे को हम देंगे सभी प्रकार की। तो वो क्या हुआ, वो एक कठपुतली बन करके रह गई। कुछ लीडर्स, कुछ एमएलएज आज भी है वो, और उनको खुद अपना डिसीजन नहीं ले सकते, उनके जो पीछे से बैकअप होता है वो डिसीजन लेते हैं, वो जो ऐसे बोलते हैं वही वो उसको करना पड़ता है। ये इसका दुष्प्रभाव रहा, नेगेटिव पॉइंट था इस चीज़ का। और हिंदू सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ा गई। व्यवस्था कैसे गड़बड़ा गई? क्योंकि कंप्लीट रूप से, समग्र रूप से एक नहीं हो पाया हमारा देश। आई बात समझ में? आगे आदर्श समाज के अंदर ये चीज़ बाधा बन गई। एक आदर्श समाज, जैसे कि इंग्लैंड, ब्रिटेन के अंदर और देशों के अंदर क्या होता है कि एक देश एक झंडा, एक देश एक झंडा, एक कानून, एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान। ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पर इतना नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन दे दिया गया उनको, रिजर्वेशन आड़े आ गया और लोगों के अंदर डिवाइडेशन वाली भावना आ गई। आज भी लोग बुरा मानते हैं रिजर्व कैटेगरीज को, है ना? है या नहीं है बताओ? ये उसी के दुष्प्रभाव है साथियों। कि भाई आरक्षण के लोग अगर नहीं होते तो क्या बोलते हैं आपका, ये हमें नौकरियां ज़्यादा मिलती। सवर्ण जातियों की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता। बाकी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, जिधर सवर्ण जातियाँ कहती है ना, जनरल कैटेगरी के लोग कहते हैं कि हमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। रिजर्वेशन वाले लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके अंदर इतनी क्वालिफिकेशन नहीं होती, फिर भी वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहुंच जाते हैं रिजर्वेशन के माध्यम से। रिजर्वेशन एक बेकार चीज़ है। तो उनको लिए मैं कहना चाहूँगा, संडे को मुझसे मिलना, मैं बताऊँगा कि रिजर्वेशन किसे मिला है, किसे नहीं मिला है। संडे को मीटिंग होगी ना, उसमें हम इसको, तो आपने मुझे रिमाइंड कराना है, मैं फिर इसके ऊपर आपको डिटेल में बताऊँगा कि रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी था। जनरल कैटेगरी के लोगों को बहुत तकलीफ होती है, फैक्ट का पता ही नहीं उन्हें, एक्चुअल मामला चल क्या रहा है। संडे को डिस्कशन होगी, यहाँ थोड़ा ठीक नहीं है, संडे को डिस्कशन होगी ना, वहाँ बताऊँगा इस चीज़ के बारे में डिटेल में आप लोगों को। ठीक है, आज समाज में ये चीज़ बाधा बन गई है। हो गया यहाँ तक का। आगे क्या हुआ कि अब गांधी जी ने इससे नाराज होकर के हरिजनों के, क्या बोलते हैं, हरिजनों के उद्धार के लिए अभियान छेड़ा इन्होंने। गांधी जी ने हरिजनों को उत्थान के लिए पूरे देश में घूम कर हरिजनों के फेवर में लोगों को कहा कि ये भी हमारे भाई, दलित समाज के लोग, हरिजन लोग, ये भी हमारे भाई है, इनके साथ छुआछूत ना करो, इनके साथ में आप साधारण तरीके से पेश आओ, ये भी हमारे ही भाई बंद है, इनके साथ छुआछूत, अस्पृश्यता जो भी थी, अनटचेबिलिटी, ये मत करो।
गांधी जी ने का अभियान चलाया 1933 में, और एक पत्र निकाला, साप्ताहिक वीकली अखबार, वीकली न्यूज़पेपर, जिसका नाम था हरिजन पत्र। हरिजन के नाम से एक पत्र निकाला। आई समझ में? आगे क्या हुआ, हरिजन यात्रा की उन्होंने 7 नवंबर 1933 से स्टार्ट किया, और लगभग 20,000 किलोमीटर तक की उन्होंने पूरे देश में यात्राएं की, अलग अलग जगहों पर जा जा करके लोगों को समझाया, लोगों को मनाया कि भाई, और उनकी यात्राओं से बहुत से समाज के लोग हमारे भावुक हो गए कि भाई गांधी जी सही कह रहे हैं, ये भी हमारे भाई है, और लोगों ने प्रोत्साहन दिया इस चीज़ को लेकर, लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया कि हाँ भाई, दलित समाज के लोग हमारे भाई बंद है, हम उनके केयर टेकर रहेंगे, उनके कोई दुख दर्द हो गया हम उनके साथ खड़े रहेंगे। साथियों ध्यान दीजिए, अहिंसा में बहुत ताकत होती है। किसी भी बड़े से बड़े समस्या का समाधान वार्ता की टेबल पे ही होता है, बातचीत के माध्यम से ही कोई सकारात्मक हल निकल सकता है। आज रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लास्ट में आकर करके क्या होता है, एग्रीमेंट ही होते हैं, समझौते होते हैं, बातचीत के माध्यम से हल निकलते हैं। दुनिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वार देखा, सेकेंड वर्ल्ड वार देखा, लास्ट में आकर के संधियाँ हुई, एग्रीमेंट्स हुए, समझौते हुए, तभी जाकर के युद्ध रुके। क्या हुआ, लाखों करोड़ लोग बेचारे नियत थे, और क्या बोलते हैं, बेगुनाह लाखों करोड़ लोगों की बलि चढ़ गई। हासिल क्या हुआ, इस इंसान ने दुनिया को दिया क्या? इसलिए गांधी जी उसके खिलाफ थे। लोग कहते हैं कि नहीं हम लेके दिखाएंगे। अरे भैया, कुछ समय तक कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग समय तक के लिए आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जा करके, पब्लिक के बीच में जा करके आपको उनकी मांगे सुननी पड़ी, उनकी बातें सुननी पड़ी। आज भी हिंदू मुस्लिम के झगड़े जो चल रहे हैं, ये पॉलिटिक्स की देन है। आज भी मेरे कुछ फ्रेंड्स मुस्लिम से, मैं खुद मानता हूँ, अगर हम बैठ कर बातें करते हैं, हमारे बीच में कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं होती हैं। ये आप खुद ऑब्जर्व कर लीजिए, कुछ दिनों तक सोशल मीडिया से दूर रह जाइए और प्रैक्टिकल जाकर के लोगों से मिलिए, आपको पता लग जाएगा सच्चाई क्या है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, रेडिकल साइजेस में। ज़्यादातर लोग अपने काम से काम रखते हैं, काम करते हैं और अपना परिवार पालते हैं। किसके पास समय है यार, आज की महंगाई के दौर में एक साधारण आदमी अपने बच्चे पालेगा या फिर वहाँ जाकर के नारे लगाएगा? सब समझदार साधारण परिवार से बिलोंग करते हो आप लोग, देख लीजिए। तो गांधी जी बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े इंसान थे। जब गांधी जी को पढ़े हो ना, उनके बुक पढ़ना, हिंद स्वराज, पता लगेगा आपको। और उन्होंने फिर हरिजन सेवक संघ नाम का संगठन बनाया, और इसको लेकर फिर वो 2 बार अनशन पे बैठे, 8 मई को और 16 अगस्त को 1933 में। ये 2 बार अनशन भी किया उन्होंने, अपनी मांगों को लेकर के लोगों को बीच में जाकर के। है बात समझ में? ब्रिलियंट आदमी थे गांधी जी। आज बेशक उनको कितनी गालियां दे लो आप, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया है, देश को बहुत आगे लेकर के आए थे वो। लेकिन केवल वही भी नहीं थे, ये भी सच है कि ओनली ऑन गांधी भी नहीं थे देश की आज़ादी में, और भी बहुत लोगों का हाथ रहा है, बहुत लोगों का हाथ रहा, जिनका कि नाम ही नहीं पता, इतिहास से नाम मिटा दिया गया जिन लोगों का। भाई परमानंद जैसे को तो कोई पूछता ही नहीं है। वीडी सावरकर जिन्होंने काले पानी की जेल काटी यार, उनको तो लोग गालियाँ देते हैं, कांग्रेस के लोग और उनकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग। तो एक तरफा हिस्ट्री मत देखा करो, समग्र रूप से अगर आप देखोगे, ओवरऑल प्रीव्यू अगर आप करोगे इतिहास का, तो तब जाकर के आपकी समझ बनेगी इन चीज़ों को लेकर के। 6 साल लगे मुझे, तब जाकर के बातें धीरे धीरे थोड़ी समझ में आने लगी। आई एम द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, इसलिए मैं कहता हूँ मैं एक छात्र हूँ, मैं क्या बोलते टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री का। और जैसी बातें मैं आपको बताता हूँ, मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूँ कि समाज के अंदर आप भी इन विचारों को फैलाइए। कल को आप जहाँ पे लगोगे अपने तरफ से अच्छा ही फैलाइए, पॉजिटिव फैलाइए, नेगेटिविटी मत फैलाइए। नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है, पॉजिटिविटी फैलने में टाइम लगता है। बारी बात समझ में? तो ये हमारा साथियों आज का चैप्टर यहीं पे क्लोज करते हैं, इसको काफ़ी समय हो गया है, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक और नए पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप लगे रहिए अपनी स्टडी के अंदर, अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्गफुली बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबके धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत। धन्यवाद।